आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं, सारी परिभाषा देखने को मिल जाएगा, चाहे वो अम्ल से रिलेटेड हो, क्षार से रिलेटेड हो या फिर आपके लवण से रिलेटेड हो, चाहे pH स्केल हो, जितने भी परिभाषाएं होंगे सारे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनना, सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन, धावन सोडा का उत्पादन और विरंजक चूर्ण का उत्पादन। ये चारों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम 60 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि इस 60 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता थे। ठीक है, आप कमेंट जरूर करना, इससे ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी तैयारी किस लेवल तक हो रखी है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, यानी कि अम्ल का उल्टा करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है और क्षार लाल लिटमस को नीले में बदलता है। ठीक है, तो यहां पर भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। लिटमस किस प्रकार का सूचक है? तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक। अब देखिए प्रश्न है, लिटमस का उदासीन रंग कौन सा होता है? तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उदासीन का मतलब क्या है। उदासीन का मतलब है कि ना तो वो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो। ठीक है, तो लिटमस का उदासीन रंग जो होता है वो होता है बैगनी या जामुनी। अगर ऑप्शन में सिर्फ बैगनी है तो बैगनी सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में सिर्फ जामुनी हो तो जामुनी सही हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में बैगनी या जामुनी दोनों हो तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, मैथिल ऑरेंज का उदासीन रंग कौन सा होता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मैथिल ऑरेंज जो है ये खुद भी एक सूचक है। ये भी हमें बताती है कि वो अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक, तो इसका जो उदासीन रंग होता है वो होता है नारंगी। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नारंगी। आगे देखते हैं। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस किसी पौधे से निकाला जाता है और यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन। लिटमस लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। और ये थैलोफाइटा देख रहे हो, तो लाइकेन जो है ये थैलोफाइटे समूह का एक पेड़ है, पौधा है। किस समूह का है? थैलोफाइटा का। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है तो वहां पर सही जवाब आपको ध्यान में रखना है, लाइकेन होगा। आगे देखते हैं। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? जी हाँ दोस्तों, हल्दी जो है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक। आगे देखिए। पादप पदार्थों और प्राणियों में उपस्थित अम्ल किस प्रकार की अम्ल कहलाती है? तो पादप पदार्थों और प्राणियों में उपस्थित अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाती है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बनिक अम्ल। यहां पर ध्यान ये देना है कि कार्बनिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। ये चीज भी आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कार्बनिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। पादप पदार्थों और प्राणियों में उपस्थित अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाती है। आगे देखते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका जिसका उपयोग हम अचार बनाने के लिए करते हैं, इसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल। आगे देखते हैं। अब देखिए, दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, दूध हो या फिर दही हो, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। आगे देखते हैं। एसिटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एसिटिक अम्ल को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है एथेनोइक अम्ल। तो यहां पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है, कार्बनिक अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है।
यह किस प्रकार का अम्ल होता है? तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि कार्बनिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्बल अम्ल। आगे देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर जो खट्टा होता है उसका कारण क्या होता है? तो उसके अंदर अम्ल होता है, और अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, और उसके अंदर ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सैलिक अम्ल। आगे देखते हैं, सभी खनिज अम्ल किस प्रकार के अम्ल होते हैं? तो सभी खनिज अम्ल जो होते हैं वो परवल अम्ल होते हैं। जो भी खनिज अम्ल होते हैं ध्यान में रखना, वो परवल अम्ल होते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? तो वो दुर्बल अम्ल होते हैं। आगे देखते हैं, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। एक विलियन पीसे अंडे खोलों के साथ क्रिया करके एक गैस देती है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। इस विलियन में क्या है? तो इस विलियन में ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन बनाता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। ठीक, आगे देखते हैं, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो मैंने बताया था ना अभी कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खट्टा। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो इससे पीछे मैंने क्या पूछा था? धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो वहां पर हमने बोला था हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, सिर्फ धातु नहीं, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके अम्ल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, संगमरमर यानी कि मार्बल, या फिर चाक हो गया, यह सभी किस कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। चूना पत्थर, संगमरमर, चाक, या फिर एक क्वेश्चन था ना जो मैंने बोला था एनसीईआरटी का प्रश्न है, उसमें बोला गया था अंडे का खोल। अंडे का खोल जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ होता है। आगे देखते हैं, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल जो है वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल दोनों बनाता है। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अम्ल जल में विलय होकर हाइड्रोजन का कौन सा आयन उत्पन्न करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस चीज को आपको याद रखना है कि अम्ल जल में विलय होकर हाइड्रोजन का H+ आयन देता है। लेकिन सिर्फ H+ नहीं, H+ एक्वा। अब मैंने चैप्टर 1 में बताया था ना एक्वा क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप चैप्टर 1 जाके देख लो, मैंने उसे अपलोड कर रखा है, मैंने पहले भी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो अम्ल जो है जल में विलय होकर हाइड्रोजन का H+ एक्वा आयन प्रदान करता है। आगे देखते हैं, आसूत जल विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो आसूत जल का मतलब यहां पर है शुद्ध जल, जो हम घर में पीते हैं वो पानी नहीं, जो एकदम शुद्ध पानी होता है। ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी आयन नहीं होता है, क्या वो विद्युत का चालन करेगा? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा नहीं, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। आसूत जल कभी भी विद्युत का चालन नहीं करेगा। यहां पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्यों नहीं करेगा? तो क्योंकि उसके अंदर कोई आयन ही नहीं होते हैं, इस वजह से वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। सभी धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रो ऑक्साइड क्या होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारक। ठीक है, सभी धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रो ऑक्साइड क्षारक होते हैं। आगे देखते हैं, क्षारक जल में विलय होकर किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है? यह भी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि जैसे अम्ल जल में विलय होकर H+ एक्वा आयन उत्पन्न करती है, वैसे ही क्षारक जल में विलय होकर OH- उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है?
OH माइनस, यानी कि यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे देखते हैं। क्षारक स्वाद में कैसा होता है? तो क्षारक जो स्वाद में होता है वो कड़वा होता है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और अम्ल कैसा होता है? तो अम्ल होता है खट्टा। ठीक, लेकिन क्षारक की बात की गई है तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कड़वा। क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जल तथा लवण दोनों बनाते हैं। क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके जल तथा लवण दोनों बनाते हैं। साबुन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसी का यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए, आपका कागज बनाने के लिए, या फिर रेयान संश्लेषित रेशा जो है उसे बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है विरंजक चूर्ण के लिए, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखते हैं। पीएच माप क्रम की खोज किसने की थी? तो आप सभी ने पीएच के बारे में तो पढ़ा ही होगा अभी तक, अगर आपने इस चैप्टर को देखा होगा, पीएच स्केल। ठीक, तो पीएच माप क्रम की खोज किसने की थी? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरेंस ने की थी। ठीक, आगे देखते हैं। पीएच माप क्रम की खोज कब की गई थी? चलिए, अभी तो पीछे आपको पता चल गया और इसे आपको याद भी रखना है, ना सिर्फ 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हो तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि पीएच मापक्रम की खोज किसने की थी। तो ये नाम तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पीएच मापक्रम की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1909 में पीएच मापक्रम की खोज की गई थी। ये सारी बातें हम आगे जानेंगे कि पीएच मापक्रम का काम क्या होता है, सब डिफिनेशन में बताया गया है, सारी बातें हैं। बस आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू करना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा, तो वो उदासीन कहलाएगा। और उदासीन जो होता है उसका पीएच मान सदैव 7 होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और 7 आपको याद रखना है उदासीन के लिए। आगे देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन कर सकता है, तो वहां पर हमने जवाब दिया था नहीं, नहीं कर सकता। इसका कारण क्या था? क्योंकि उसमें कोई आयंस ही नहीं होते हैं, ना उसमें H+ आयन होते हैं और ना उसमें OH- आयन होते हैं। मतलब कि ना वो अम्लीय होता है और ना वो क्षारीय होता है। तो जब ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा तो होगा क्या? उदासीन। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से कम। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, बाकी आपको सारी चीजें आगे समझ में आ जाएगा। ये एक स्केल होता है, जैसा हम लोग स्केल यूज करते हैं ना, मान लीजिए उसी तरह का स्केल। उसमें क्या होता है, 0 से लेके 14 तक की गिनती लिखी रहती है, 1 2 3। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक होता है हमारा 7, जो कि होता है मेन, और ये जो 7 होता है ये होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, इधर 0 से लेके 6 तक जो है ये हमारा होता है क्या? अम्लीय होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? अम्ल होता है। और इधर 8 से लेके 14 तक जो है ये क्या होता है? क्षार होता है। और यही हमारा पीएच स्केल होता है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल गया? जो हमारा जल था, अशुद्ध जल, उसका पीएच मान 7 था, उसमें वो उदासीन था, ना उसमें H+ आयंस थे ना OH- आयंस थे। अम्ल क्या होते हैं? वो 0 से लेके 6 तक के बीच में होते हैं, वो अम्ल होते हैं। 7 तो उदासीन होता है, और इधर 8 से लेके 14 के बीच में जो होते हैं वो क्षार होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, विलयन जितना अधिक अम्लीय होता है पीएच मान उसका उतना ही क्या होगा? तो कम होगा। मैं समझाता हूं।
अगर किसी का पीएच मान 0 है मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और यही क्वेश्चन में बोला गया है। विलियन जितना अधिक अम्लीय होता है पीएच मान उसका उतना ही कम होगा, यानी कि 0 के आसपास होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये 0 से लेके 3 तक तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर बात कर लो 4, 5, 6, ये फिर भी थोड़ा ठीक होते हैं। ये जो होते हैं ये इतना खतरनाक होते हैं कि आपके हाथ जला सकते हैं, पैर जला सकते हैं, जहाँ भी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और आंसर भी याद रखना है, यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए क्षारक का पीएच मान कितना होता है, तो अभी मैंने स्केल पर क्या बताया था, स्केल पे बताया था 8 से लेके 14 तक किसका होगा, क्षारक का होगा, यानी कि 7 से अधिक। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। विलियन जितना अधिक क्षारकीय होता है पीएच मान उसका उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसमें क्या होता है, इसमें 8 वाला सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं होता, बल्कि इसमें जो है 14 वाला सबसे खतरनाक होता है, फिर उससे कम 13 वाला होता है, फिर उससे कम 12 वाला होता है, फिर उससे कम 11 वाला होता है। मतलब इसमें जो गिनती है ये पीछे की तरफ से और उसमें जो है 0 की तरफ से खतरनाक बताया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक। आगे देखते हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.5। ठीक है, 2.5 होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है, मैंने सिर्फ उसी का आपको बताया है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 ही नाम है, बहुत ज़्यादा नाम है। सबके पीएच वैल्यू पता करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में सबके तो पूछे नहीं जाएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैंने इसलिए वही इंपॉर्टेंट लिया है जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नींबू का रस हो गया, दूध हो गया, तो दूध का कितना होता है, 6.5 होता है। कितना होता है, 6.5 होता है, मतलब कि हल्का सा अम्लीय होता है। 7 तो उदासीन होता है, मतलब कि एकदम हल्का सा। ठीक, आगे देखते हैं। दंत पेस्ट का पीएच मान कितना होता है। दंत पेस्ट मतलब यहाँ पर आप लोग जो सुबह सुबह ब्रश करते हो तो लगाते हो ना पेस्ट, वो पेस्ट का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 8। वो क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है, तो देखिए हमारे जो दांत होते हैं वो, अगर अभी आपको आगे एक क्वेश्चन मिलेगा कि हमारे दांत क्यों सड़ जाते हैं, तो दांत सड़ने का कारण है अम्लीय। तो हम क्या करते हैं, आपको आगे पढ़ने जब मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो वहाँ पे ये बताऊंगा, अम्ल और क्षारक ये दोनों मिलके क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। उदासीन करने का मतलब है अगर अम्ल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उतना ही खतरनाक अगर क्षारक भी होगा तो फिर क्या हो जाएगा। मान लीजिए आप है और आपके एक फ्रेंड है, दोनों पढ़ाई सेम करते हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों का नंबर बराबर आ जाएगा ना। वैसे ही सेम इनके साथ भी है। अम्ल खतरनाक है तो उतना ही खतरनाक अगर क्षारक को भी वहां पर डाल दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका पीएच मान हल्का सा ज़्यादा होता है, ताकि हमारे जो मुंह में जितने भी अम्लीय चीज हो वो क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। तो दंत पेस्ट का पीएच मान 8 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। दंत क्षय किस कारण से होता है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएच में परिवर्तन। पीएच में परिवर्तन क्या मतलब है कि पीएच मान बहुत ही ज़्यादा गिरने लगता है, यानी कि दांत जो है वो अम्लीय होने लगता है, तो फिर हमें दंत क्षय यानी कि दांत खराब होने लगता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएच में परिवर्तन के कारण दांत खराब होने लगता है। आगे देखते हैं। हमारे भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल, ठीक है, कौन सा अम्ल हमारी सहायता करता है। तो हमारे भोजन को पचाने के लिए भी अम्ल का यूज होता है और वो होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब तो आपको मैंने बता ही रखा है, जिसके अंदर पानी की मात्रा होती है। ठीक है, पानी की मात्रा होती है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, यानी कि हमारे पेट में जो है HCl होता है जो कि भोजन को पचाता है। ठीक, आगे देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी
जाना जाता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशिया, आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब प्रश्न है, खाने के सोडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खाने के सोडा को ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे एक और नाम से जाना जाता है, अगर वो पूछ लिया जाए तब भी आप कंफ्यूज मत होना, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सिर्फ कार्बोनेट नहीं बल्कि बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? आपने अम्ल वर्षा के बारे में तो जाना ही होगा कि जो वर्षा होती है उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल का भी मात्रा आता है। वो भी क्यों? तो वायुमंडल में जो गैस होते हैं उनके मिल जाने की वजह से। और अम्ल वर्षा, एक चीज़ और आप ध्यान में रखना, अम्ल वर्षा जो है वो विद्युत का चालन करती है। क्यों करती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो जब जमीन पर गिर रही होती है उसके बूंदे, तो आसमान में जो भी गैसें होती हैं, ठीक है, गैस में तो आयंस होती हैं, चाहे वो H+ हो या फिर OH- हो, अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति तो उसमें होती ही है, उदासीन तो होता नहीं है। तो क्या होता है, उसकी वजह से उसके अंदर भी कुछ आयंस आ जाते हैं। इस वजह से अम्ल वर्षा जो है, अगर पूछा जाए कि अम्ल वर्षा विद्युत का चालन करती है, तो हाँ, अम्ल वर्षा विद्युत का चालन करती है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5.6। आगे देखते हैं। साधारण लवण का अन्य नाम क्या है? तो आप सभी को पता है साधारण लवण का नाम होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक, आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? अभी तो हमने ये जान लिया पीछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या था? तो कास्टिक सोडा था। अब बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, NaOH। NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। और जितने भी सूत्र मैं अभी बता रहा हूँ ना, लास्ट में ये अभी जो 3-4 टॉपिक के बताऊंगा, इसे आप ध्यान से याद कर लेना, या फिर अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप लिख भी लेना। आगे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसको आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन का प्रक्रम क्लोर एल्कली, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा और इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का विलयन विद्युत अपघटन को क्लोर एल्कली प्रक्रम कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? सीधा सीधा कहा जाए तो सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम होता है धावन सोडा। धोने वाले सोडा को ही सोडियम कार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, किसको? धावन सोडा को। आगे देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? तो डेका का मतलब, ये चीज आप जान लीजिए, डेका का मतलब है यहां पर 10। बस अगर आप इस डेका को याद कर लोगे तो फिर आपको सूत्र लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3, कौन सा है? हाँ ये रहा, Na2CO3 इंटू 10H2O। डेका हमें ये बताता है कि उसमें जल का कितना मात्रा है? तो 10 है, ठीक है, 10H2O हो जाएगा। Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, खाने के सोडा की जगह अगर पाक सोडा आ जाए तब भी आप ये मत सोचना कि अभी तो मैंने पाक सोडा पढ़ा ही नहीं है। पाक सोडा को ही खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा इसे आप कह लीजिए। और इसका जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, NaHCO3। ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा, NaHCO3 को ही खाने का सोडा कहते हैं। आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अन्य नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये विरंजक चूर्ण इसका अन्य नाम है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जितने भी नाम मैंने कहा ना लास्ट में, जो भी बताया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप 1 नंबर के यहाँ से छोड़ दोगे। इस टॉपिक से जो है, देखिए इसमें ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, बस इसमें जो है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है,
छोटे छोटे 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में तो आपसे प्रकृति पूछा जाएगा, क्षार को हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्षार है, क्षार की प्रकृति बताइए। पीएच से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पीएच मापक्रम है क्या, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अन्य नाम विरंजक चूर्ण होता है, और इस तरह के क्वेश्चन तो 1 नंबर के आपके जरूर पूछे जाएंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र क्या है? तो अभी तो हमने पढ़ लिया कि उसका अन्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अन्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। इसको बनाना भी, खैर बनाना तो हम पीछे वाले सभी को जानेंगे कि कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से इक्वेशंस को किया जाएगा। पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पीओपी देख लो तो समझ जाना वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया गया है। और इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट, अब यहाँ पर अर्धहाइड्रेट क्यों है ये मैं बता दूंगा तो आपको शायद आगे याद रहे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का आधा मात्रा होता है, यानी कि हाफ H2O होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आधा को क्या कहते हैं? अर्ध। तो अर्धहाइड्रेट यहाँ पर बोला गया है। और जब भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आए तो आप एक चीज ध्यान रखना कि वहां पर जल का हाफ है, ठीक है, फिर आप वहां पर कर दोगे सॉल्व। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, हाफ H2O, लेकिन हाफ H2O तो इन दोनों में है। अब इन दोनों में से सही कौन सा होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट सूत्र है और वो है जिप्सम। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, और ये जो है ये हमारा कहाँ पर बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनने से पहले जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब मैं डेफिनेशन बताऊंगा उस समय एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बनता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या था सूत्र? CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी कि हाफ H2O था। इसमें भी सेम है, CaSO4, बस यहाँ पर हाफ की जगह 2 H2O यूज हो गया है। CaSO4 इंटू 2 H2O, और इसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम को ही जब गर्म किया जाता है कितने पे? 100 सेल्सियस पे, जो कि अभी आप देखोगे जब हम इसे बनाएंगे तो 100 सेल्सियस पे जब इसे गर्म किया जाता है तो ये जो 2 है ना, ये 2 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 हो गया। इसमें से 3 पार्ट जो है गर्म करने पे आप समझो जल जाता है। बचा कितना? हाफ। हाफ बच गया, और यही हाफ यहाँ पर CaSO4 इंटू हाफ H2O में लग जाता है, और क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नीला थोथा का अन्य नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का अन्य नाम होता है कॉपर सल्फेट, और इसे आपको याद रखना है। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CaSO4 इंटू 5 H2O, ठीक है। अब देखो, 2-3 चीजें तुम्हें पता चल गया है CaSO4 से। सब में बस पहले CaSO4 लगा देना, 2 H2O लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 हमने 3 पार्ट को जला दिया और 1/2 लिख दिया, अब क्या बन जाएगा? तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। और अब फिर CaSO4 और इसमें हमने 5 H2O लगा दिया तो क्या बन जाएगा? नीला थोथा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये थे टोटल 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने शुरू से लेके अंत तक बताया, आप खुद बताना। आपको मैंने अम्ल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट थे पूछ लिए, क्षार के बारे में पूछ लिया, लवण के बारे में भी हो गया, पीएच स्केल भी हो गया, जितने भी आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण जो भी थे सारे के सारे इसके अंदर 60 MCQ में सारे कंप्लीट करवा दिए गए। अब आपको बस कमेंट करना है और ये बताना है कि आप किस लेवल तक तैयारी कर रखे हो, आपको पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करना है। अब जो हम करने जाएंगे वो हमारा होगा परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। अगर आप इसे चाहते हैं तो आप इसे लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ शुरू से लेके अंत तक, यानी कि पूरा चैप्टर का डेफिनेशन बताने वाला हूँ।
तो आप लिख सकते हैं आगे आप एग्जाम में, ताकि बना के आंसर दे सके। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि किसे कैसे बनाया जाता है। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनना, तो ये किस तरह से बना है, या फिर आपका सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन हो गया, धावन सोडा का उत्पादन हो गया, किस तरह से ये बना है। और याद रखना इसमें से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं डेफिनेशन को, एक लाइन से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूचक क्या होता है। सूचक क्या होता है, अभी हमने जितने भी एमसीक्यू शुरुआत में किए थे उसमें सूचक जाने थे। सूचक एक रंजक होता है जो रंग परिवर्तित करता है जब उसे किसी अम्ल या क्षार में डाला जाता है और वह बताता है कि वह अम्ल है या क्षार है। सूचक क्या होता है आपको पता चल गया। सूचक एक रंजक होता है, बस आपको ये लिखना है, सूचक एक रंजक होता है जो क्या करता है, रंग परिवर्तित कर देता है, लाल कर देता है, नीला कर देता है, हमने एमसीक्यू में किया था ना, वो रंग परिवर्तित कर देता है और वो क्या बताता है कि ये अम्ल है या क्षार है, ये बता देता है। बस यही काम होता है सूचक का। इस तरह से भी आप लिख सकते हो एग्जाम में। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए सामान्यतः कितने सूचक हैं। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य रूप से हमारे पास कितने सूचक हैं। तो सामान्य रूप से अगर बात की जाए, हल्दी वल्दी को हटा दीजिए, मुख्य तौर पे तो 3 सूचक है। कौन कौन से? लिटमस, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लिटमस। दूसरे नंबर पे है मैथिल ऑरेंज और तीसरे नंबर पे है फिनोल्फेथलीन। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है ये सूचक हैं। इनके काम क्या है? तो इनके काम ये है कि ये हमें बताते हैं कि अम्ल है या फिर क्षारक है या फिर उदासीन है। उदासीन भी बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। घ्राण सूचक क्या है, किसे कहते हैं या फिर क्या है? वह पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में परिवर्तित होता है घ्राण सूचक कहलाता है। उदाहरण के लिए प्याज और वेनिला। अब देखिए, सूचक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कलर ही बताता है, एक घ्राण सूचक भी होता है जो गंध से बताता है कि भाई ये अम्लीय है या क्षारीय है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए प्याज को लेके, आप सभी को पता है कि प्याज का एक स्मेल होता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब अगर हम किसी अम्ल में मिलाते हैं तो फिर क्या होगा कि घ्राण सूचक से मतलब कि प्याज का स्मेल आना बंद हो जाएगा, और स्मेल आना बंद हो गया मतलब हम समझ जाएंगे अच्छा ये तो अम्ल है या फिर ये तो क्षार है। तो इस तरह जो होते हैं उसे हम कहते हैं घ्राण सूचक। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जिसका गंध सूंघ के हम पहचान लें कि भाई ये अम्ल है या क्षार है, घ्राण सूचक कहलाता है। आप इस तरह से लिख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है अम्ल क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। ठीक है, जब टाइप हो रहा था तो गलत हो गया है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है, यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है। मैंने आपको एमसीक्यू में पहले ही ये करवा दिया था। अगर अब क्या होता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा वह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ये भी बता दिया था कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और बस यही डेफिनेशन है। अम्ल क्या है? तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है, खाने में हमें खट्टा लगता है, तथा वह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, वही अम्ल है। आगे देखते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं? तनु वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा होती है, वह अम्ल तनु अम्ल कहलाता है। ठीक है, वो अम्ल जिसमें क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा यानी कि वाटर होता है। आपको मैंने बताया था कि अम्ल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और हमारे पेट में भी एक अम्ल है जो कि है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन वो डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, पेट को ही जला देगा। वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि कम खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो पानी मिला दिया गया। अब अगर असली दूध में तुम पानी मिला दोगे तो क्या दूध जितना पावर रहेगा उसमें? नहीं रहेगा, घट जाएगा ना। वैसे ही इसके साथ भी होता है। तो आप लिख सकते हो तनु अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा होती है, वह अम्ल तनु अम्ल कहलाता है। बस जल की मात्रा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? सांद्र अम्ल वह होता है जिसमें जल की न्यूनतम या फिर संभावित मात्रा होती है लगभग ना के बराबर, वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, सांद्र अम्ल का मतलब है जहां बिल्कुल भी लगभग पानी है ही नहीं, एकदम शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ अम्ल ही अम्ल है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, हाथों को जला सकता है। कहीं भी अगर
लग जाए, तो ऐसे अम्ल को क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, अम्ल के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाए अम्ल के गुणधर्म के बारे में कुछ बताएं, तो आपको बताना है। पहला पॉइंट होगा आपका, पॉइंट की तरह लिखोगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अम्ल विलयन विद्युत का चालन करते हैं, मैंने बताया था। अम्ल H+ एक्वा आयन देते हैं, H+ एक्वा आयन यानी कि वो विद्युत का चालन करते हैं, मतलब अम्ल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? जल बनाएगा। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये हमेशा होता है, वही पॉइंट को मैंने बताया। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके सदैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। खैर अगर सिर्फ 5 नंबर की बात है तो आप 5 पॉइंट भी लिख सकते हो, जो कि ये आपको मैंने बताया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको आता है तो आप लिख दो। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और अम्ल की संक्षारण प्रकृति होता है। संक्षारण के बारे में चैप्टर 1 में मैंने बताया था, फिर भी जान लीजिए संक्षारण क्या होता है। लोहा में जो जंग लग जाता है उसे कहते हैं संक्षारण, और संक्षारण किसकी वजह से होता है तो वो भी आपको पता चल गया है, अम्ल की वजह से। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ये भी आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अम्ल और क्षार के बीच लवण तथा जल बनाने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि आप हो गए और आपके दोस्त हो गए, दोनों सेम पढ़ते हो, जितना आपने पढ़ा है उतना ही दोनों पढ़ते हो, दोनों की पावर बराबर की है। अगर आप दोनों में लड़ाई होगा तो क्या होगा? कोई परिणाम नहीं आएगा, ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास तो ताकत बराबर ही है। अगर वो आपको एक मारता है तो आप भी उसे एक मारोगे। वैसे ही इसके साथ है, जब अम्ल और क्षार दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा, तो बनेगा क्या? लवण और जल बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लवण का मतलब यहाँ पर क्या है? सॉल्ट, और यहाँ पर जल का मतलब है वाटर। सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी रखना, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, और मैंने जितना बताया है वो 3 नंबर के लायक है। 5 नंबर बनाने के लिए आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूँ, बाकी तो आप लिख लोगे। दही तथा अन्य खट्टे पदार्थ को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसका कारण यह है कि दही तथा अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि दही हो गया या फिर दूध हो गया, ये सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और अम्ल क्या, मैंने क्या बताया था इनके गुणधर्म के में, कि अम्ल संक्षारण प्रकृति के होते हैं, यानी कि अम्ल क्या कर सकते हैं? धातु के बर्तन के साथ क्रिया कर सकते हैं। क्रिया मतलब कि अभिक्रिया कर सकते हैं, और विषैले धातु यौगिक बना सकते हैं। और क्रिया करने के बाद क्या करेंगे? ये कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक धातु के यौगिक बना देंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि दही तथा अन्य खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्लियरली ये बात बोल दिया गया है कि दही हो गया, दूध हो गया, या फिर कोई भी जो अम्ल से रिलेटेड खाने योग्य सामान है, ठीक है, उसे हमें धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नहीं रखने का कारण ये है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके जरूरी नहीं है कि वो विषैला कोई यौगिक बना दे, लेकिन बना सकता है। डिपेंड करता है कि नेचर पे, प्रकृति पे, कि जो आपने जिसमें सामान रखा है उसकी क्या प्रकृति है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। हानिकारक में किस तरह का ये हमें नहीं पता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा किस पे, कि आपने किस तरह के जगह पे उसको रखा है। तो आप इसे बना के और बड़ा कर सकते हो 5 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर के हिसाब से। मैंने जो आपको मेन पॉइंट था वो बता दिया। आगे देखते हैं। परवल अम्ल किसे कहते हैं?
स्ट्रॉन्ग एसिड 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो मैं बताता हूँ कैसे पूछा जाता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल में अंतर बताएं, या फिर प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो प्रबल अम्ल, अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है, पूर्ण रूप से मतलब जो कि H+ पूरा आयन देता है और इस प्रकार बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन का उत्पन्न करता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। देखिए बोला गया ना हाइड्रोजन आयन, H का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और प्लस का मतलब आयन, आप समझ ही रहे होगे। तो प्रबल अम्ल वो होता है, आप इस तरह से लिखना, प्रबल अम्ल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का आयन बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। और दुर्बल अम्ल में क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन का जो आयन होता है वो कम उत्पन्न होता है, इसलिए वो दुर्बल अम्ल होता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें तो आप लिख ही दोगे, अम्ल जो जल में आंशिक रूप, आंशिक का मतलब बहुत ही कम रूप से आयनित होता है और इस प्रकार कम संख्या में हाइड्रोजन आयन का उत्पन्न करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो साइंस का चैप्टर 2 है इसका मैं एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन पहले हम 15 चैप्टर का इस तरह के सारे कर लेते हैं। उसके बाद जो है 1 से लेके जो भी चैप्टर्स है हमारे, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दूंगा और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम होने से पहले करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी घबराना नहीं है, हर तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस। अब आते हैं क्षारक पे। क्षारक किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने सूचक पढ़ लिया, फिर अम्ल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्षारक। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, तथा यह लाल लिटमस को कैसे कर देते हैं? नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, और जब यह अम्ल में मिलाया जाता है तो यह उदासीन कर देते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था। दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस एक में क्या है, अम्ल खट्टे कर देते हैं, ये कड़वे कर देते हैं। वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को क्षार जो है नीले रंग में परिवर्तित कर देता है और वो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। यही दोनों का डेफिनेशन है। दोनों के बीच में अगर पूछ लिया जाए अम्ल और क्षार के बीच में अंतर बताएं तो आप बता ही दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूछ लिया जाता है 2-3 नंबर में ये भी कि अम्ल और क्षार के बीच में अंतर बताएं। प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था प्रबल अम्ल, अब पढ़ते हैं प्रबल क्षारक। देखिए अम्ल क्या देता था? H+ एक्वा आयन, मैंने आपको बताया था, और क्षार क्या देता था वो भी मैंने बताया था, OH-। ठीक है, तो क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है, पूर्ण रूप से आयनित का मतलब पूरा आयनित होके OH- 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 अच्छे से दे, और इस प्रकार हाइड्रोक्साइड आयनों का एक बड़ी मात्रा उत्पन्न करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, प्रबल क्षारक कहलाता है। इसी का उल्टा जो कम मात्रा में OH- का उत्पादन करेगा वो क्या कहलाएगा? वीक। ठीक है, दुर्बल क्षारक कहलाएगा। जैसे कि क्षारक जो जल में आंशिक, आंशिक का मतलब कम रूप से आयनित होता है तथा बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, दुर्बल क्षारक कहलाता है। समझ में आ गया? अगर समझ में कहीं पे नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। पीएच मापक्रम क्या है? तो पीएच के बारे में मैंने बता दिया था, किसने खोज की थी, कब खोज की थी। अब होता क्या है पीएच मापक्रम? 1 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इससे हम अम्ल या क्षारक की सांद्रता अंकों में माप सकते हैं, बस यही इसका काम है। और मेन पॉइंट ये आपको याद रखना है कि हम इसको अंकों में माप सकते हैं। चलो हम सूचक से ये तो पता कर लिए वो अम्ल है या क्षारक है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा अम्लीय है। और हम हर चीज़ को ऐसा नहीं है कि हाथ पे रख के देखेंगे, हो सकता है ज़्यादा अम्लीय है वो हाथ जल जाए। इसीलिए क्या बनाया गया? पीएच बनाया गया। और पीएच क्या करता है? हमें मापने में मदद करता है। और पीएच मापक्रम में माप कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक होता है, मैंने आपको बताया था। 14 तक होता है, 7 हमारा उदासीन होता है, 0 से लेके 6 तक अम्ल होता है, और 8 से लेके 14 तक क्षार होता है। सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। आगे देखते हैं, क्षारक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बना बना के लिखना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को साबुन, कागज और रेयान के निर्माण में उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट, क्षारक का उपयोग हम साबुन बनाने, कागज बनाने, रेयान के लिए उपयोग करते हैं।
फिर बताना सेकेंड पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को विनंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट लिखना, सोडियम कार्बोनेट को धामन सोडा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि धोने का सोडा। लिख दोगे? और भी एक दो पॉइंट जो आपको दिखे आप लिख देना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन, क्षारक के गुणधर्म क्या क्या है? क्षारक स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। 1 पॉइंट। क्षारक छूने में चिकने लगते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्षारक जो होता है वो छूने में चिकने लगते हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है, आपका थर्ड पॉइंट। और पॉइंट में लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, टीचर को समझ में आ जाएगा, अच्छा आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ रखा है। क्षारक विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट, क्षारक कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक चीज याद रखना, क्षारक सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। अम्ल तो सभी के साथ बनाता है लेकिन क्षारक नहीं बनाता है, तो इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपका हो गया 5 पॉइंट। 5 पॉइंट मतलब आप 5 नंबर ले सकते हो, लेकिन अगर टीचर को खुश करना है तो आप नीचे और भी जो पॉइंट्स है उसे लिख सकते हो। क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, आपने उसमें भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था। बस चेंज क्या हुआ है, तो कड़वा लिटमस को नीला चेंज कर दिया है, और बाकी एक ये क्षारक छूने में चिकने लगते हैं, यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीबीएसई बोर्ड हो गया या फिर आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी हो गया, इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? जल के अणु जो क्रिस्टल की संरचना का भाग बनाते हैं क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। जल के अणु जो क्रिस्टल की संरचना का भाग बनते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। अब हमने पढ़ लिया अम्ल, क्षारक, सूचक, लिटमस सब पढ़ लिया। अब बात करते हैं लवण कैसे बनता है। जब अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था, याद करिए, आप आपके दोस्त दोनों के बीच में लड़ाई होगा, इस तरह करके बताया था, और तभी बताया था कि क्षार और अम्ल जब भी अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे, बताया था ना। तो फिर अब यही तो पूछा गया है, लवण कैसे बनता है? तो भाई जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, लवण के साथ जल भी बनेगा। लेकिन हमसे तो लवण पूछा गया तो हम सिर्फ लवण बताएंगे कैसे बनता है। समझ में आ गया? अब हम बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनना। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी कहते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता रखा था। अभी हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुणधर्म की, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज की, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। सबसे पहले आप जान लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4 × 2H2O यानी कि जिप्सम होता है, ठीक है। जिप्सम हमने ले लिया, जिप्सम लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसे 100 सेल्सियस पे हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर जल के 2 अणु हैं, 2H2O है ना। ये क्या होता है, इसके 3 हिस्से हट जाते हैं और फिर हमारे पास बच जाता है CuSO4 × 12H2O, और यही हमारा होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके साथ में आपका जो है प्लस ½ वाटर के तौर पे निकल जाता है, बाहर हट जाता है। इस तरह से हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए एक चीज और, CuSO4 × अगर आप H2O लिख देते हो तब भी आपका गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है ये जल का माना ही नहीं जाता है। अगर आप CuSO4 × H2O लिख देते हो तब भी आपका सही होगा, CuSO4 × ½ लिख देते हो तब भी सही होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादा सुटेबल की बात की जाए तो CaSO4 CaSO4 × ½ हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म की, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान में रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में भिगोया जाता है, यानी कि वाटर में जब उसे डाला जाता है, तो बहुत ही तेजी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और क्या होता है, जिस तरह आप उसे ढालोगे उस तरह से वो ढल जाएगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में। क्या चीज़? यूजेज ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नंबर 1, इसको मेडिकल में यूज किया जाता है। कहाँ पर? मेडिकल। आपने देखा होगा कि अगर किसी का हाथ टूट जाता है या फिर पैर टूट जाता है तो डॉक्टर उसे एक वो करके देता है, वाइट कलर का, आपने देखा होगा, उसके ऊपर लगा हुआ रहता है, और वही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आपने देखा होगा किसी का अगर हाथ टूट गया होगा तो वाइट कलर का एक परत चढ़ा दिया जाता है हाथ पर, जिस तरह का हाथ होता है उसी तरह से चढ़ा दिया जाता है ताकि आप अपने हाथों को हिला डुला ना सकें। वो जो लेप होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो चिकित्सा में किया जाता है। साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस को सेकेंड नंबर कहाँ पर यूज किया जाता है? तो टॉय बनाने के लिए किया जाता है। खिलौने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ पे यूज किया जाता है? तो आपका जो फायर से संबंधित हो गया, ठीक है, जहाँ पर अग्नि सह पदार्थ जिसे कहते हैं, जहाँ पर आपको आग से बचाना होता है, ऐसे जगह पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जब भी एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी इस तरह की बात की जाए तो एक पॉइंट आप हमेशा लिखना साइंस के चैप्टर में, साइंस के टॉपिक पे, कि इसका उपयोग जो है वो प्रयोगशाला या फिर इन जगहों पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम जानते कहाँ से? प्रयोगशाला से। तो कोई भी ऐसा टॉपिक हो तो आप ये चीज़ ज़रूर लिख देना कि इसका इस्तेमाल प्रयोगशाला में भी किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख दोगे। तो ये 4 पॉइंट आप भूलना मत। इसका मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है, बना के लिखने के लिए आप लिख देना कि किसी का हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर उसके ऊपर वाइट कलर की लेप लगा देता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। इसका उपयोग टॉय में भी होता है, खिलौने को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लिख देना फायर के लिए भी किया जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ तो हमेशा लिखना है ऐसे टॉपिक में कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी बता दिया कि ये क्या होता है, सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, वाइट कलर का क्या होता है, पाउडर होता है। और साथ ही साथ जब इसे जल में भिगाते हैं तो जिस शेप में आप ढालोगे उसी शेप में ढल जाएगा, और बहुत ही तेज़ी के साथ ढल जाएगा। तभी तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाता है, और देखते होगे कि जाता है और आधे 1 घंटे में उसके हाथ पे चढ़ा हुआ आ जाता है, इतनी जल्दी वो रिएक्शन करता है। आगे देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी कि पाक सोडा का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ समझने से आपको नहीं होगा, आपको याद कर लेना होगा इन चीज़ों को। ठीक है, आप याद कर लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आप कॉपी पे नोट्स कर लो, जो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस बताया, इसके गुणधर्म बताया, या फिर अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से पढ़ भी लेना। सबसे पहले NaCl लिया जाता है। ठीक है, NaCl के साथ अमोनिया देख रहे हो, और साथ में क्या किया गया है, H2O लिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया। जब इन सभी का रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, जब इन सभी का रिएक्शन करवाया जाता है, और इसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हीट देके या फिर किसी भी तरह से, बस नॉर्मल जब रिएक्शन करवाया जाता है तो खुद ब खुद NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, और साथ ही साथ क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मैंने बता ही रखा है कि आपका क्या होता है, NaHCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट का हो, तो जब हम इन सबको मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, NaHCO3 बन जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बस आप इस इक्वेशन को लिख लेना, वहाँ पर ये बता देना ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसके साथ अमोनिया है और साथ में जल है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम इन सभी का रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो कि हमारा पाक सोडा होता है, और उसके साथ साथ एक और चीज़ बनता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक, ये चीज़ आप वहाँ पे कर देना। अब बताना हो अगर प्रॉपर्टीज़ में, तो प्रॉपर्टीज़ में आप क्या बताओगे, तो सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का क्रिस्टल से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, सफ़ेद क्रिस्टल से बना होता है। इस चीज़ को आप लिख लेना, या फिर अगर आपके पास बुक होगा तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ ये जल में विलय नहीं होता, विलय का मतलब घुल नहीं सकता अच्छे से, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ आप ये याद कर लेना कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। प्रॉपर्टीज़ में ये लिख सकते हो, खैर प्रॉपर्टीज़ इसका आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। और साथ ही साथ अब इसके अगर यूज की बात करें तो मुख्य तौर पे इसका यूज किस लिए किया जाता है वो आप जान लीजिए।
यूजेज ऑफ, ठीक है, बेकिंग सोडा, आप समझ जाना यहाँ पे यूज किस लिए किया जाता है। तो देखिए नंबर 1 इसका यूज किया जाता है एंटासिड के रूप में। एंटासिड मतलब औषधि के रूप में यूज किया जाता है जब भी आमाशय में जो अम्लता हो जाती है, ठीक है, गैस वैस बन जाता है, ऐसी चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और नंबर 2 जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर के लिए। केक हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको तो पता ही है कि खाने वाला सोडा किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, खाने वाला सोडा इसलिए करते हैं ताकि ये क्या करे, जो केक हो जाता है इससे क्या होता है, फूलता है। ये सारी चीज़ें किससे होता है, पाक सोडा से होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं धावन सोडा का उत्पादन। धावन सोडा का उत्पादन जो है एक रिएक्शन से नहीं बल्कि इसमें 3-3 बार करना पड़ता है। और इसे आप बहुत ही अच्छे से समझना क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए पहले रिएक्शन को, ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा था ना, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, और फिर हमारा क्या बना था, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना था ये देखिए। तो याद करने का एक और तरीका, धावन सोडा में आप सबसे पहले क्या कर देना, पाक सोडा का ये इक्वेशन लिख देना, जो कि आप एक बार याद करोगे ही करोगे। फिर क्या होता है, इससे हमारा बनता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आप कह लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। पृथक का मतलब है अलग कर लिया जाता है। किसको, इसको, इसे हटा दो, अमोनियम क्लोराइड का कोई काम नहीं है यहाँ पर, बस सोडियम बाइकार्बोनेट को लेके आया जाता है और फिर क्या किया जाता है, उसको हम गर्म कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, उसको गर्म कर देते हैं, उष्मा देते हैं, फिर क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल बनता है। और फिर क्या किया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसको अलग कर लिया जाता है, इन दोनों को आप छोड़ दो, इसको अलग करके लाएं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को, और फिर जल के 10 अणुओं के साथ क्या किए, रिएक्शन करवा देते हैं, और फिर हमारा क्या बन जाता है, NaCO3 इंटू 10H2O। तो समझ में आ गया किस तरह से बना है। सबसे पहले हम जो पाक सोडा था जो हमने पीछे पढ़ा था उसको ऊपर लिख दिया, NaCl अमोनिया, तो प्लस में जल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। जब इन सब का रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और साथ में अमोनिया बन जाएगा। फिर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को ले लेंगे, बाकी सब को हटा दिए, कोई मतलब नहीं हमें अमोनियम क्लोराइड से कोई मतलब नहीं। हम NaCl3 को लेके आए और उस पर हीट दे दिए, हीट का मतलब गर्मी दे दिए, गर्म कर दिए, तो हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कोई मतलब नहीं, हम Na2CO3 को लाए और इसके साथ 10H2O को क्या किए, फिर से रिएक्शन करवा दिए, अभिक्रिया करवा दी, और फिर हमारे पास क्या बन गया, NaCO3 इंटू 10H2O। समझ में आ गया कैसे बना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं धावन सोडा का प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, धावन सोडा पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। धावन सोडा कुछ धातु कार्बोनेट में जल में विलय होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि ये क्या होता है, क्षार होता है। धावन सोडा क्या होता है, क्षार होता है, और ये क्या होता है, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब आप समझ रहे हो, जिसे आर पार देखा जा सकता है, ये होता है पारदर्शी ठोस। ये एक प्रॉपर्टीज हो गया आपका, ये हो गया कि ये क्षार होता है, जो हमारा लिटमस होता है उसको क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप इसलिए तो लिख ही सकते हो अपमार्जक गुणधर्म, यानी कि ये कपड़े वपड़े साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है, उपयोग में आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप बना के इसे लिख सकते हो। धावन सोडा का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, मतलब कि आप कपड़े साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और भी जो भी है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन देखिए बहुत ही ईजी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइज लिया गया है। ये जो OH है ना, जो ब्रैकेट में है, और 2, इसको कहते हैं ट्वाइज, ठीक है। CaOH का ट्वाइज लिया गया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिया। हुआ क्या, H2O अलग हो गया जल बन के, और ये जो Cl2 था ये इधर आ गया,
और क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। देखिए दोस्तों, इन्हें समझने का आपको फायदा नहीं होगा, बस आप इन इक्वेशंस को जो है कॉपी में लिख लो और याद कर लो। अगर कुछ आपको समझना है, अगर आपको कुछ जानना है, तो आप इसके प्रॉपर्टीज, क्योंकि 5 नंबर में आएगा, ये आप ध्यान में रखना। प्रॉपर्टीज हो गए, चाहे आपके जो यूजेज हो गए, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज पूछ लिए जाए, इस चीज़ को आपको याद कर लेना। और कहाँ से करना है, तो आप एनसीईआरटी का बुक ओपन करना, उससे बढ़िया कोई बुक नहीं होता, और आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे, एमसीक्यू थे, हर तरह से मैंने पूरे चैप्टर को बता दिया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मुझे लगता है आपको इस मैंने जो बताया उससे बाहर पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी के अंदर से पूछा जाएगा। बस आपको क्या करना है, आप चैप्टर वाइज नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। जितने भी मैंने डेफिनेशन बताया है, सारे डेफिनेशन को याद कर लो। जिस तरह से मैंने बोला है प्रॉपर्टीज, ठीक है, उन सभी चीज़ों को याद कर लेना। इसे तो बिल्कुल मत भूलना जो मैंने लास्ट में बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण हो गया, धोने का सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, ये कैसे बनता है ये याद करना। और साथ ही साथ एक चीज़, प्रॉपर्टीज अगर आप छोड़ भी देते हो ठीक है, लेकिन आप ये ज़रूर याद कर लेना उसके यूजेस क्या है। यूजेज आप याद कर लेना, ठीक है। कहाँ से, तो एनसीईआरटी बुक से। ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।